गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 में पार्ट 1 जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार, है ना। तो इसके पहले हमने इस पार्ट के 2 वीडियो बना चुके हैं। उसमें हमने इसका जो आधा पार्ट है वो समझा दिया है। क्या क्या समझा दिया है? भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और भारत में पुर्तगालियों का आगमन। आज हम पढ़ते हैं भारत में डचों का आगमन। तो देखिए भारत में डचों का आगमन कैसे हुआ। डच हालैंड के निवासी थे। भारत से व्यापार करने के लिए हालैंड ने सन 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच कहाँ के निवासी थे? डच हालैंड के निवासी थे। और 1602 ईस्वी में डचों ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी अपनी हमारे यहाँ भारत में। भारत में व्यापार पर अधिकार को लेकर डच व पुर्तगालियों के मध्य सैनिक संघर्ष हुए। क्या हुआ? भारत में अधिकार, काय के अधिकार के लिए? व्यापार के अधिकार के लिए डच और पुर्तगाली कौन थे? ये जो हमारे यहाँ आए थे, कौन कौन से? वास्को डिगामा, ये सब जो आए थे ना, वायसराय, अल्बुकर्क, इन सब से क्या हुआ? पुर्तगालियों और डचों के बीच युद्ध हुआ, सैनिक संघर्ष हुआ, जिसमें क्या हुआ? पुर्तगाली शक्ति कमजोर पड़ गई। और डचों और पुर्तगालियों के बीच जब युद्ध हुआ तो जो पुर्तगालियों की सैनिक शक्ति थी वो डचों के सामने कमजोर पड़ गई। डचों ने शीघ्र गुजरात में कोरोमंडल समुद्र तट, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली। और जब उनकी पुर्तगालियों की शक्ति कमज़ोर पड़ गई तो डचों ने क्या किया? शीघ्र ही गुजरात में कोरोमंडल के समुद्र तट में, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में क्या किया? अपने व्यापार की कोठियाँ स्थापित कर ली। उन्होंने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। और उन्होंने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? जब डच जीत गए पुर्तगालियों से तो उन्होंने व्यापार करने के लिए अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। डचों ने भारत के साथ मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल एवं अफीम का व्यापार किया। और डचों ने कौन कौन से व्यापार किए हमारे भारत के साथ? मसाले का, नील का, कच्चे रेशम का, सीसा का, चावल का एवं अफीम का। डचों की प्रमुख फैक्ट्री पुलिकट में थी जहां वह स्वर्ण मुद्रा पगोड़ा को ढालते थे। और डचों की जो प्रमुख फैक्ट्री थी वो कहाँ थी? पुलिकट में थी। और वहाँ वो क्या करते थे? एक स्वर्ण मुद्रा को ढालते थे जिसे हम पगोड़ा नाम से जानते हैं, है ना। डचों ने भारत में क्या किए थे? कौन सी मुद्रा चलाई थी? मुद्रा में क्या होता है? रुपया। जैसे हमारा पैसा चलता है ना, वैसे ही वो मुद्रा चलाते थे। तो उन्होंने कौन सी मुद्रा चलाई थी? स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। उसे क्या बोला जाता था? पगोड़ा। तो देखिए डचों ने भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाई थी जिसका नाम पगोड़ा था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से डच कंपनी के व्यापार को धक्का लगा। क्या हुआ? जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर आई तो जो भारत का व्यापार था उसको धक्का लगा, यानी उसमें कमी होने लगी। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों तथा डचों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ। सन 1759 में क्या हुआ? अंग्रेजों तथा डचों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ जिसमें डच पराजित हुए और उनकी शक्ति एवं व्यापार से अत्यधिक धक्का लगा। और इसमें क्या हुआ? अंग्रेजों के साथ जब डचों का युद्ध हुआ तो डच कमज़ोर पड़ गए और उनकी शक्ति भी कमज़ोर पड़ गई। और यहाँ क्या हुआ? उनका जो व्यापार था उनको अत्यधिक ही धक्का लगा। धक्का मीन्स क्या हुआ? घाटा हुआ, है ना। बहुत सारे उनकी व्यापारिक कोठियाँ टूट गई, है ना। युद्ध में बहुत कुछ हो गया। धीरे धीरे डच इंडिया कंपनी की शक्ति भारत में समाप्त हो गई। और धीरे धीरे क्या हुआ? जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में समाप्त हो गई। फिर इसके बाद कौन आते हैं? अंग्रेज। भारत में फिर क्या हुआ? अंग्रेजों का आगमन हुआ। तो अन्य यूरोपीय जातियों की भांति अंग्रेजी भारत के साथ व्यापार के इच्छुक थे। जैसे अन्य यूरोपीय जातियां थी उनके साथ साथ अंग्रेज भी क्या थे? भारत के साथ व्यापार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक थे। इंग्लैंड के प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और इंग्लैंड के जो पूंजीपति थे उनके द्वारा क्या किया गया? 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई। कहाँ? हमारे भारत में। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उसे 15 वर्षों के लिए एक चार्टर द्वारा व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करी। और इंग्लैंड की महारानी थी जिनका नाम था क्या था? एलिजाबेथ। उन्होंने क्या किया? 15 वर्ष के लिए एक चार्टर, एक्ट होता है कानून के द्वारा, उस कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में प्रथम अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत पहुंचा। और क्या हुआ? सन 1608 ईस्वी में, यानी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में प्रथम अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत पहुंचा। उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। उस समय क्या था? हमारे भारत देश में मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। इसके बाद कौन आते हैं? भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। तो सन 1664 ईस्वी में फ्रांस में भारत के साथ व्यापार करने के लिए
ओरिएंटल नामक कंपनी का निर्माण किया गया। सन 1664 ईस्वी में क्या हुआ, फ्रांस में भारत के साथ व्यापार करने के लिए द हिंद ओरिएंटल नामक कंपनी का निर्माण किया। फ्रांसिस केरन के नेतृत्व में, यहाँ के कौन थे राजा, ये फ्रांसिस केरन के नेतृत्व में 1667 में फ्रांसीसियों का एक दल भारत के लिए रवाना हुआ और 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कोठी की स्थापना किया। क्या हुआ, सन 1664 ईस्वी में उन्होंने फ्रांसीसियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए द ओरिएंटल नामक कंपनी की स्थापना की। फिर 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी का एक दल भारत आने के लिए तैयार हुआ और 1668 में क्या हुआ, सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की गई। इसके बाद 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में, 1673 में पुडुचेरी में एवं 1690 और 92 में बंगाल के चंद्रनगर में फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली है ना। कैसे, 1664 से स्थापना यानी इनका आगमन हुआ और क्या हुआ, 1690 से 92 तक इन्होंने कितनी कोठियाँ, ये देखिए व्यापारिक कोठियाँ अपनी स्थापित कर ली। फ्रांसीसी कंपनी ने पुडुचेरी में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फोर्ट लुई किले का निर्माण करवाया। फ्रांसीसी कंपनी क्या है कि पुडुचेरी, जिसे हम क्या बोलते हैं पांडिचेरी है ना, उसी का नाम है पुडुचेरी, ने क्या किया, वहाँ फोर्ट लुई किले का निर्माण करवाया। 1740 तक कंपनी का एकमात्र उद्देश्य भारत से व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था और 1740 तक कंपनी का एकमात्र उद्देश्य क्या था, भारत से व्यापारिक लाभ को प्राप्त करना था। किंतु 1740 के बाद कंपनी ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों से लाभ उठाने का निश्चित किया। सबसे पहले वो क्या चाहते थे, सिर्फ भारत से व्यापारिक लाभ ही लेना चाहते थे, लेकिन सन 1740 के बाद क्या किया, इन्होंने भारत में अपनी राजनीति चलानी चाहिए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए और जो यहाँ के फ्रांसीसी गवर्नर थे जिनका नाम था डुप्ले, है ना, इनका जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था राजनीति निभाने के लिए। डुप्ले के प्रयासों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष को जन्म दिया और क्या किया, डुप्ले के जो प्रयास थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष को जन्म दिया। यानी इन्हीं के साथ क्या हुआ, युद्ध हुआ जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए और उन्हें भारत के साथ अपने व्यापार को धीरे धीरे समेटना पड़ा और इस युद्ध में क्या हुआ, फ्रांसीसी हार गए और उनका धीरे धीरे भारत से व्यापार समाप्त होने लगा। इसके बाद देखिए मुगल साम्राज्य का पतन और अंग्रेजों द्वारा इसका लाभ। फिर क्या होता है, फ्रांसीसी तो हार गए, अब कौन बचा, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में कौन था, जहांगीर का शासन था, है ना। तो अब इनके बीच में देखिए क्या हुआ, जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी, जिसे अकबर ने अपने कार्यों द्वारा शक्ति प्रतिष्ठा तथा स्थायित्व प्रदान किया था, उसका औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन प्रारंभ हो गया। क्या हुआ, जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी, कब, 1526 ईस्वी में, है ना। और ऐसे ही अकबर के कार्यों द्वारा इस मुगल साम्राज्य को बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी और स्थायित्व प्रदान किया गया था। उसमें जब उनका जो शासक था औरंगजेब, उसकी मृत्यु होने के बाद क्या हो गया, मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। मुगल साम्राज्य की गद्दी प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारियों में संघर्ष होने लगे और उस साम्राज्य की गद्दी प्राप्त करने के लिए क्या हुआ, उसके मुगल साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे उनके बीच में युद्ध होने लगा। गद्दी के दावेदार साम्राज्य के सरदारों के सहयोग से गद्दी प्राप्त करने लगे और जो गद्दी के दावेदार थे वे साम्राज्य के सहयोग से, यानी जो राज्य था उसके सहयोग से गद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष यानी युद्ध करने लगे। परिणाम स्वरूप मुगल शासकों को अपने समर्थक सरदारों एवं अमीरों की गलत बातों को भी मानना पड़ा। और क्या हुआ, इसके परिणाम के स्वरूप क्या हुआ, जो मुगल शासक थे उनको अपने जो उनके समर्थक सरदार थे और जो इनसे बड़े लोग थे उनकी गलत बातों को भी मानना पड़ा। परवर्ती मुगल शासक एक प्रकार से कठपुतली शासक बनकर रह गए और जो शासक थे, जो ये बदले हुए शासक थे, वो एक प्रकार से कठपुतली बन गए और दूसरों की बात मानकर अपना काम करने लगे। वे साम्राज्य के विघटन को नहीं रोक सके और वो इस तरह साम्राज्य के पतन को नहीं रोक सके। इस काल में पतनशील मुगल साम्राज्य के प्रांतों में बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर, पूना से लेकर ग्वालियर तक मराठा सरदारों के राज्य, मैसूर, कर्नाटक आदि अनेक स्वतंत्र राज्य खड़े हो गए। और क्या हुआ, जब इस काल में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो इनके जो प्रांत थे बंगाल, हैदराबाद, अवध और कौन कौन से, पंजाब, भरतपुर, पूना से लेकर ग्वालियर तक मराठा सरदारों के क्या हुए, राज्य, मैसूर, कर्नाटक आदि स्वतंत्र राज्य खड़े हो गए। क्यों, क्योंकि पहले ये मुगल साम्राज्य के उसमें थे, है ना, अब ये सब क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। इन राज्यों ने मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये जो राज्य थे इनने मुगल साम्राज्य के पतन में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाई, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईरान के शासक नादिर शाह और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य के पतन को अवश्यंभावी बना दिया और जो ईरान के शासक थे नादिर शाह और
अफ़गान के शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, इन्होंने युद्ध किया, मुग़ल साम्राज्य पर आक्रमण किया और इनके आक्रमण से मुग़ल साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया। इस स्थिति का लाभ अंग्रेज़ों द्वारा उठाया गया और उनके पतन का जो लाभ था उन्होंने किसने उठाया? अंग्रेज़ों ने उठाया। ठीक है, तो यहाँ हमारी ये वीडियो की समाप्त होती है। अब हम इसके बाद ये जो पढ़ाना है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, इसको हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाते हैं। धन्यवाद। जब तक आप इतना पढ़िए और समझिए।